उंगली को। तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है संकलन इंग्लिश क्लासेस में। आज सब्जेक्ट पार्ट के बाद प्रेडिकेट पार्ट को हम आगे ले चलेंगे और पिछले सेंटेंसेस के जो पिछले वीडियो में जो सेंटेंसेस के पार्ट बताए थे उसके अंतर्गत दो पार्ट हमने रखे, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत आपको बताया कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन, वर्ब, नाउन के बाद प्रोनाउन, जीरेंट, इन्फिनिटिव, ये सभी प्रयोग किए जा सकते हैं। जब भी सिंगल वर्ड होगा तो वो नाउन भी हो सकता है, प्राय सिंगल वर्ड में आपको प्रोनाउन मिलेगा। अगर नाउन है तो नाउन के साथ अन्य भी शब्द हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, और नाउन के साथ अगर अन्य वर्ड्स हैं तो वो क्वालिफायर कहे जाएंगे। उससे क्वालिफायर में दो रूप दे देते हैं, एक डिटरमिनर और एक एडजेक्टिव। तो इन सब चीजों का अध्ययन हमने पिछले पार्ट में किया। उसके अंतर्गत हम कुछ चीजें और यहाँ पर बता रहे हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बता पाई, तकनीकी प्रॉब्लम के कारण, जिसमें वीडियो स्टॉप हो गया था। तो अब देखते हैं उन्हीं चीजों को। तो हमने आपको बताया था सब्जेक्ट के पार्ट्स, उसके अंतर्गत एक नया वर्ड जैसे द बल्ब, द रेड बल्ब इन माई रूम फ्यूज्ड। तो हम देखते हैं यहां पर बात आपके सामने आई है, द रेड बल्ब इन माई रूम, द रेड बल्ब इन माई रूम। तो इसमें मेन वर्ड क्या है? बल्ब, हेड वर्ड या मेन वर्ड। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है? एडजेक्टिव, रेड, फिर डिटरमिनर। तो यहां पर आपको ये तीन चीजें पिछले वीडियो में बताई थी। एक चीज रह गई थी जिसको इन माई रूम यानी कि एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं, और ये एडजेक्टिवल फ्रेज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हेड वर्ड के बाद आते हैं, हेड वर्ड के बाद आएंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं, इनका आपको क्रम ध्यान रखना होगा। डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हेड वर्ड और उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ध्यान दें कि एडजेक्टिवल फ्रेज, इसमें से जो चीज कम होगी तो वही स्थान रिक्त होगा। मान लिया एडजेक्टिव कम है तो ये द रेड, द बल्ब इन माई रूम, क्लियर। अगर ये कम है तो क्या बचा? खाली द बल्ब। इस चीज को ध्यान रखना, जो चीज कम होगी वही स्थान रिक्त होगा, उसके अलावा बाकी सब चीजें अपने स्थान पर रहेंगी। इसके बाद सब्जेक्ट पार्ट में आपको अन्य चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि walking in the morning, walking in the morning is good for health. तो यहां पर बात किसकी है? वॉकिंग की। सब्जेक्ट क्या है आपका? वॉकिंग। हम बात किसकी कर रहे हैं? वॉकिंग की कर रहे हैं। और कौन सी? इन द मॉर्निंग, सुबह की सैर। सुबह की जो सैर है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो बात हमने इसकी की है सुबह की सैर, शाम की सैर की बात नहीं की। तो सुबह की सैर की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा सब्जेक्ट है वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो ध्यान दें, यहाँ पर वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बना है। वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बना है, जो कि जीरेंट है। ना, नी, ने पिछले वीडियो में बताया था। इन द मॉर्निंग ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये जो है इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और मॉडिफायर भी कह सकते हैं। तो ध्यान दें, ये वर्ड इसका मॉडिफायर होगा। ये केवल जीरेंट के साथ नहीं बल्कि इन्फिनिटिव के साथ भी आ सकता है। अगर इसी रूप में जब सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए, सब्जेक्ट के रूप में जब इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाए
तब भी हम इसी रूप में इन्फिनिटिव को भी लेते हैं। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखें। जीरेंट और इन्फिनिटिव लगभग एक जैसी चीजें हैं, दोनों नाउन का कार्य करते हैं और दोनों वर्ब से बनते हैं, इसलिए इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत, और इसके बाद दो शब्द और होते हैं जो हैं इट और देयर। इट और देयर, इट और देयर ये भी सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। और ध्यान रखिए इन दोनों को सब्जेक्ट को कहते हैं हम डमी सब्जेक्ट। इनको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो इट और देयर ये हमेशा सिंगुलर में आते हैं। किसमें काउंट किए जाते हैं? सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं। और इनके साथ हमेशा वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, वाज या इज, लाइक दैट। ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और ध्यान दें, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक राजा था, एक राजा था, तो क्या है, अगर हम इस तरीके से बनाना चाहें इस सेंटेंस को, अ किंग वाच, तो ये सेंटेंस आपका अधूरा है। इस सेंटेंस को पूरा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हेल्प वाच वर्ब के रूप में प्रयोग है। और वाच एक ऐसी वर्ब है जो लिंकिंग कही जाती है, और लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होती है जिनके साथ कोई कंप्लीमेंट हो, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए हम इसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए हम इसके साथ देयर का प्रयोग करते हैं। देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, दोनों का अर्थ एक ही था, एक राजा था। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो किंग है, लेकिन इसको हमने डमी सब्जेक्ट बनाया है देयर। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से इट और देयर का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में। उसके पहले जीरेंट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, और फिर नाउन, प्रोनाउन आदि का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो इन सब चीजों को सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद दूसरा भाग जो सेंटेंस का होता है वो होता है प्रेडिकेट पार्ट। देखते हैं प्रेडिकेट पार्ट के बारे में। अब प्रेडिकेट पार्ट में देखते हैं एक सेंटेंस। विनोन प्लेस। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर बात हम कर रहे हैं विनोन की। किसकी बात कर रहे हैं? विनोन की बात कर रहे हैं। तो जब विनोन की बात कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में हम बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया? खेलता है। और जो चीजें सब्जेक्ट के बारे में बताई जाए वही प्रेडिकेट होती है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, प्रेडिकेट यानी कि विधेय वो होता है जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए। तो देखते हैं यहाँ पर आपका जो प्लेस है ये सिंगल वर्ड का प्रेडिकेट है, और जो कि खुद वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो ध्यान दें, हमेशा प्रेडिकेट की शुरुआत वर्ब से होती है, यानी कि प्रेडिकेट का जो पहला पार्ट है, पहला वर्ड है, वो प्रेडिकेट ही होता है। और केवल सिंगल वर्ब से भी आपका प्रेडिकेट पार्ट पूरा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर पूरा होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है दूसरे दो वर्ड्स की। जैसे अब इसी को हमने दो रूपों में ले लिया, जैसे विनोन प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ पर दो शब्द हो गए, एक प्लेस एक क्रिकेट। तो वर्ब से ही शुरुआत हो जाती है प्रेडिकेट की। किसकी शुरुआत हो जाती है? प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट का पहला वर्ड क्या हो गया आपका? प्लेस, वर्ब। और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ध्यान दें, वर्ब पहला भाग होता है किसी भी प्रेडिकेट के हिस्से का। इसके बाद बात आती है सब ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में आपके सामने दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं मेनली, जिनको हम क्या कहते हैं? एक कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम क्रिया के साथ क्या शब्द जोड़कर प्रश्न बनाते हैं, उसका मिलने वाला जवाब ही हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अमन से और नीचे बिल्कुल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें तब पता चलता है जब हम किसी क्रिया के साथ किसे शब्द जोड़कर बनाते हैं, उसका मिलने वाला जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्लेस वर्ब हो गई, और क्रिकेट क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब देखते हैं इसका दूसरा रूप। सेंटेंस देखते हैं, सचिन गेव मी अ पेन। सचिन गेव मी अ पेन। तो यहाँ पर बात आती है प्रेडिकेट पार्ट की। प्रेडिकेट में सबसे पहले आपके सामने गेव। गेव क्या है? वर्ब। वर्ब से शुरुआत होती है। तो आप मान लीजिए कि प्रेडिकेट का पहला हिस्सा वर्ब है और इसके बाद आपके सामने है ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका आया है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है ए पेन। तो ऑब्जेक्ट मी है और दूसरा ऑब्जेक्ट ए पेन। यहाँ पर ए पेन को हम कैसे पता लगाएंगे? ए पेन को हम पता लगाएंगे क्या शब्द से? दिया। क्या दिया? ए पेन। किसे दिया? मुझे दिया। तो इस तरीके से आपको, इस तरीके से बोलो, इस तरीके से आपको दोनों चीजें पता चलती हैं। गिव मी ए पेन। यहाँ पर आपके सामने दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक मिल रहा मी और दूसरा मिल रहा है ए पेन। तो इसका भी क्रम आपको ध्यान रखना है। इसका भी क्रम निर्धारित है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट। और यदि कभी आपको इनका क्रम बदलना पड़ता है या बदले रूप में आते हैं, तब हम क्या करते हैं? देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम बाद में प्रयोग करेंगे तो हमें टू से जोड़ना पड़ेगा, टू मी, और इधर होगा ए पेन। ध्यान दें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में है तो हमें टू प्रीपोजिशन से जोड़ना पड़ता है। कभी कभी टू के अलावा फार का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो इस रूप में हम यहाँ पर पाते हैं कि सबसे पहले वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये इनके तीन क्रम हो जाते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दो रूप। इसके बाद दूसरा प्रेडिकेट पार्ट का जो हिस्सा बनता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, वो हम बताते हैं आपको। देखते हैं, हाँ, एक बात और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस की हम पैसिव जो प्रायः बनाते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना ज़्यादा उचित होता है। जब यहाँ पर टू या फार का प्रयोग हो तो ध्यान रखें, अगर टू और फार का प्रयोग है तो हम उसको हम पैसिव, यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। यदि टू के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम उसको पैसिव बना सकते हैं, गलत नहीं होगी। लेकिन अगर फार के साथ अगर मी दिया हुआ है तो हम ऐसे वाक्यों की पैसिव मी यानी कि आई से बनाने से बचें। उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो उसी के साथ बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दोनों रूप, और इसके बाद बात आती है कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट में देखते हैं, he is a teacher, he is a teacher। अब कॉम्प्लीमेंट में ये क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो हमारी क्रिया के भाव को, क्रिया के अर्थ को पूरा करे। जो क्रिया के अर्थ को पूरा कर रहा है वही कॉम्प्लीमेंट है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये नाउन के रूप में है अ टीचर। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। दूसरे रूप में ही इज पुअर, ही इज पुअर। तो यहाँ पर पुअर क्या है? ये एडजेक्टिव है। जो ये भी आपका कार्य कर रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। इस बात को देना। इसके अलावा यहाँ पर ये भी हो सकता है, जैसे ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। तो इस आधार पर यहाँ पर जो इन द रूम आया है ये एडवर्बियल कहा जाएगा, और इसका प्रयोग भी कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पर है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट के और प्रयोग देखते हैं। राजू ने हिम कैप्टन, राजू ने उसे कप्तान बनाया। राजू ने उसे कप्तान बनाया। यहाँ पर बात किसकी है? राजू की। तो सब्जेक्ट हो गया है। इसके अलावा जो शेष वर्ड बचा है वो आपका प्रेडिकेट है। शेष क्या है? वो प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट में
सबसे पहला वर्ड मालूम है वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो हमारे क्रिया के अर्थ को पूरा करे। अगर हम यहाँ पर से वाक्य खत्म कर दें तो हमें मिलेगा राजू ने उसे बनाया है। क्या बनाया? कंफर्म नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इस शब्द से ही इस क्रिया के अर्थ को पूरा किया जा रहा है। तो ये कैप्टन जो है वो इसके अर्थ को पूरा कर रहा है और ये इसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। और जब ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो हम इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये हिम, जो कैप्टन है वो हिम के लिए आया है, हिम को कैप्टन बनाया गया है, ऑब्जेक्ट को ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। तो इस रूप में हम इसको यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी ध्यान रखें, जैसे द टीचर मेड राजू मॉनिटर, टीचर ने राजू को मॉनिटर बनाया, तो वहाँ पर भी यही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का ही एक रूप होगा। इनका भी क्रम आप ध्यान रखें, सबसे पहले वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये ध्यान रखें। इस तरीके से इसको यहाँ पर मिल सकता है। और फिर देखते हैं fear turned him mad। फियर ने, टर्न उसे कर दिया मैड, पागल। डर ने उसे पागल कर दिया, वो इतना डर गया कि जैसे कि वो पागल हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका यही रूप आपको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका था ये नाउन, क्या था? नाउन के रूप में था, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में है, लेकिन यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही आपको प्राप्त होता है। तो ये भी रूप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे वर्ड्स लाइक फ्लाई। अब यहाँ पर एक सेंटेंस अगला है, वर्ड्स फ्लाई लाइक, पक्षी पसंद करते हैं फ्लाइंग, उड़ना, पक्षी उड़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी है? बर्ड्स की है, चिड़ियों की है। सभी चिड़ियाँ उड़ना पसंद करती हैं, इसलिए इनकी बात की। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद शुरुआत हुई तो वो तुरंत शुरू में आया वर्ब, लाइक पसंद करती है, क्या? फ्लाइंग उड़ना। यहाँ पर ये भी वर्ब से बना है, वर्ब में एनजी लगा है, लेकिन ये मेन वर्ब ना होकर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसा कि नॉन फाइनाइट वर्ब को हम पिछले एक वीडियो में आपको बता चुके हैं, देखते हैं। और ये आपकी मेन वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनी है, तो इसको हम कहते हैं जीरेंट। जीरेंट का प्रयोग आप सब्जेक्ट पार्ट में भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर ये प्रेडिकेट पार्ट में भी आता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जीरेंट का भी प्रयोग हो सकता है और यहाँ पर इंफिनिटिव का प्रयोग भी हो सकता है, टू फ्लाई। ध्यान दें, तो ये दोनों चीजें सब्जेक्ट पार्ट के साथ साथ यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट में भी उसी रूप में प्रयोग होती हैं। ध्यान रखिए, जो सब्जेक्ट पार्ट में जो क्रम हमने आपको बताया था, वही क्रम प्रेडिकेट पार्ट में भी आता है। हेडवर्ड से पहले आपको एडजेक्टिव मिलेगा, उससे पहले आपको डिटरमिनर मिलेगा। तो दोनों चीजें आपको उसमें मिलेंगी और जो क्रम वहाँ होता है वही क्रम यहाँ भी सेट होता है। बस अंतर ये होता है कि वहाँ पर वो सब्जेक्ट पार्ट का हिस्सा होता है, यहाँ पर ये प्रेडिकेट पार्ट का एक हिस्सा होता है। दोनों चीजें, दोनों रूपों में आपको ये चीजें मिलती हैं और इस तरीके से हम पाते हैं कि ये दो रूप हैं, दो पार्ट हैं एक सेंटेंस के। एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। प्रायः सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद में प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें केवल प्रेडिकेट हो, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं, जैसे डू दिस, यह करो, यह करो। तो यहाँ पर ये प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा है, ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या था? यू। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? यू, जो कि छिपा रहता है। ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, लेकिन इसमें भी शुरुआत हमेशा वर्ब से ही होगी, उसके बाद ही आपका ऑब्जेक्ट आएगा।
उसके बाद ही आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इस बात का ध्यान रखें। इस तरीके से आपके सेंटेंस के दो पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इन दोनों का क्रम आप ध्यान रखें, बनाए रखें और बार बार इस वीडियो को देखें और देखकर आपको कोई भी कमी अगर महसूस होती है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देंगे। और उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। यदि कोई कमी कहीं पर आप महसूस करते हैं तो उसके लिए हमसे कहें, हम उस कमी को आपको दूर करके बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चों से यही आग्रह है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।